तो ईरान की फिजाएं गूंज रही थी लब्बैक या खामेनी के नारों से। क्यों? क्योंकि सुप्रीम लीडर खामेनी को गुजरे 40 दिन हो गए हैं और आज लोग सड़कों पर थे। लोगों का हुजूम सड़कों पर था और नारे लग रहे थे लब्बैक या खामेनी। वो खामेनी जिनका जिक्र लोगों की आंखों में आंसू ले आता है। ईरानी आज भी उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मारकर, उन्हें शहीद करके अमेरिका ने उनका वो मुकाम बना दिया है। अमेरिका और इस्राएल ने खामेनी का वो मुकाम बना दिया है जो ईरान के इतिहास में किसी का नहीं था। देखिए दोस्तों, किस तरह का हुजूम सड़कों पर है। पूरे स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग 40वें दिन, क्योंकि 40 दिन गुजर चुके हैं, ड्रोन से ली गई ये तस्वीर है और आप देखिए कितने बड़े पैमाने पर लोग यहां पर मौजूद हैं। प्रेस टेलीविजन कह रहा है एन एरियल व्यू शोज अ मैसिव नाइट टाइम गैदरिंग इन द नॉर्थ वेस्टर्न इरानियन सिटी ऑफ उर्मिया वेयर रेजिडेंट्स मार्क्ड द 40th डे ऑफ मॉर्निंग फॉर आयतुल्लाह खामेनी। यानी कि खामेनी की मौत के 40 दिन गुजर चुके हैं और ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें और माहौल फिजा में गूंज रहा है लब्बैक या खामेनी का नारा। एक बार फिर सुनते हैं किस तरह से लोग याद कर रहे हैं खामेनी को। सुना जाए। मगर समानांतर तौर पर बहुत खतरनाक खेल चल रहा है दोस्तों। एक तरफ कहने को पाकिस्तान में शुक्रवार और शनिवार को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पहुंच रहे हैं बातचीत के लिए, मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी आ गई है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो आप धमकी थोड़ा ना देते हैं भाई। और उससे भी बड़ी बात, चूंकि इस्राएल घरेलू स्तर पर यानी कि अपने ही देश में नेतन्याहू बुरी तरह से घिर गए हैं और उनका विपक्ष कह रहा है यानी कि हम जीतने वाले थे मगर नेतन्याहू ने हार स्वीकार कर ली ईरान के खिलाफ। नतीजा यह हो रहा है दोस्तों कि इस्राएल इस युद्ध विराम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, खतरनाक साजिश रच रहा है। मगर जो खतरनाक साजिश के तार एक देश से जुड़े उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। जी हां, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्योंकि खबर यह आ रही है दोस्तों कि युद्ध विराम की घोषणा के 2-3 घंटे बाद भी यूएई के मिराज जेट्स ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर रहे थे। विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, मगर मैं इसको लेकर क्या कह रही हैं ईरानियन स्टेट टेलीविजन वो जानकारी आपके सामने लाऊंगा। स्वतंत्र मीडिया इस बारे में क्या कह रहा है, यानी कि मैं सिर्फ ईरानी स्टेट टेलीविजन पर निर्भर नहीं हूं इस खबर को लेकर। मैं आपके सामने जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज या स्वतंत्र न्यूज एजेंसीज क्या कह रही हैं यूएई की इस खतरनाक साजिश को लेकर, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमें समझना पड़ेगा इस युद्ध में यूएई और सऊदी अरब ने खुल के अमेरिका का साथ दिया। कहीं ना कहीं ये दोनों देश चाहते हैं कि ईरान बर्बाद हो जाए। यही वजह है कि अब ईरानियन स्टेट टेलीविजन कह रहा है कि युद्ध विराम के बाद भी यूएई के मिराज जेट्स ईरान पर हमला कर रहे थे। अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान। डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान में वो कह रहे हैं अमेरिका इज बैक, अमेरिका की वापसी हो गई है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो ये तेवर होते हैं क्या? और क्या तेवर हैं, गौर फरमाएं। बोले ट्रंप, अमेरिका इज बैक। अमेरिका के जहाज, विमान और सैनिक ईरान के आसपास तैनात रहेंगे जब तक कोई असल समझौता नहीं हो जाता और ईरान पूरी तरह उसका पालन नहीं करता। अगर ईरान ने कोई उल्लंघन किया तो जवाब में ऐसा सैन्य हमला होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा, यानी उससे भी ज्यादा बड़ा और ताकतवर। वो ये भी जोर देकर कहते हैं कि समझ में यह शामिल है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और हॉर्मूज जल डमरू मध्य को व्यापारिक जहाजों के लिए खुला रखेगा। वो ये भी जोड़ते हैं कि फिलहाल अमेरिकी सेना तैयारी कर रही है और आराम भी कर रही है, आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। और अंत में कहते हैं अमेरिका वापस आ गया, यानी अमेरिका इज बैक।
ये किस तरह की बातचीत हो रही है? ये किस तरह का युद्ध विराम है? मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर रविवार को, यानी कि अगर पाकिस्तान में जब बातचीत होगी और अगर वो बातचीत फेल हो जाती, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि ये 2 हफ्ते का भी इंतजार नहीं करने वाले हैं, यानी कि रविवार को फिर से अटैक शुरू हो जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैं कह रहा हूंगा वो गलत साबित हो, मगर हो तो यही रहा है ना दोस्तों। सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा कि ये जो दोनों देश जिसका मैंने जिक्र किया, यानी यूएई और इस्राइल, ये क्यों खतरनाक साजिश रच रहे हैं। आपने देखा लेबनान के अंदर इस्राइल ने कम से कम 180 लोगों को मार दिया है वहां पर, जबकि शहबाज शरीफ ने जो बयान जारी किया था उसमें लेबनान का जिक्र था कि लेबनान में भी युद्ध विराम होगा, मगर अब अमेरिका आकर कह रहा है कि हमने तो लेबनान का जिक्र ही नहीं किया। यानी कि जिस शहबाज शरीफ को तुमने लगाया था वो संदेश देने के लिए, वो तुम्हारे बगैर कहे कुछ डाल सकता है। शहबाज शरीफ अमेरिका के इतने बड़े पिछलग्गू हैं, इतने बड़े चमचे हैं, वो बगैर अमेरिका के कहे कुछ थोड़ा ना करेंगे। और अब झूठ बोल रहा है अमेरिका। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से इस वक्त नेतन्याहू अपने देश के अंदर घिर गए हैं। इस खबर पर गौर कीजिए। डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, इजराइल रिएक्ट्स टू ट्रंप्स ईरान सीज फायर। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि इस्राएल के मुख्य विपक्ष के नेता याइर लापिद ने करारा प्रहार किया है बेंजामिन नेतन्याहू पर। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर। हमारे पूरे इतिहास में ऐसा राजनीतिक नुकसान कभी नहीं हुआ। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सबसे अहम फैसलों में इस्राएल को तो शामिल ही नहीं किया गया। सेना से जो भी उससे कहा गया सब पूरा किया। जनता ने भी जबरदस्त हिम्मत और मजबूती दिखाई, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू राजनीतिक तौर पर फेल रहे, रणनीति में फेल रहे, और जो भी लक्ष्य उन्होंने खुद तय किए थे उनमें से एक भी हासिल नहीं कर पाए। और सिर्फ याइर लापिद की बात नहीं है, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं इस्राएल के, वो लगातार बेंजामिन नेतन्याहू पर हमला कर रहे हैं। और यही वजह है कि नेतन्याहू बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। नेतन्याहू जानते हैं कि वो ईरान पर हमला नहीं कर सकते, लिहाजा वो अपनी सारी खुन्नस, सारा गुस्सा लेबनान पर निकाल रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस्राएल के अंदर अन्य विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं। दूसरे लोग भी जल्दी ही इसकी आलोचना करने लगे। लेफ्ट विंग हदाश पार्टी के ओफर कासिफ ने कहा, मुझे यह देखकर हैरानी नहीं हुई कि घोषणा अंग्रेजी में थी। नेतन्याहू को इस्राएल के लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बहुत कम ऐसा करते हैं और लगभग कभी टेलीविजन या रेडियो स्टूडियो में नहीं आते। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद 2 हफ्ते इंतजार किया और फिर जाकर टेलीविजन पर आकर इस्राएली जनता को अपने युद्ध के लक्ष्य बताए। कासिफ ने आगे कहा, उन्हें पता है और शायद सही ही पता है कि जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं वो वैसे ही करते रहेंगे और जो लोग विरोध करते हैं वो वैसे ही विरोध करते रहेंगे। इसलिए जब वो बोलते हैं तब वो इंटरनेशनल मीडिया के लिए और अपने समर्थकों को भरोसा देने के लिए बोलते हैं। और हर इंटरनेशनल मीडिया चैनल में आ रहा है कि किस तरह से नेतन्याहू की साख कमजोर हुई है। बीबीसी कह रहा है इस्राएल की साख हुई कमजोर, युद्ध विराम पर इस्राएली मीडिया जता रहा है चिंता। इस वक्त इस्राएल का साथ देना अमेरिका के लिए इतना मुश्किल पड़ रहा है दोस्तों कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ट्रंप के बहुत करीबी रहे हैं एक पत्रकार टकर कार्लसन, वो कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए बेहतर होगा कि जितनी जल्दी हो इस्राएल का साथ छोड़ें, यानी कि इस्राएल पर हमला ना करें मगर इस्राएल का साथ छोड़ दें। सुनिए टकर कार्लसन क्या कह रहे हैं। And so the United States has to, and hopefully the first thing we do when and if this war is resolved, is detach from Israel. Not declare war on Israel or treat Israel as an enemy. They may treat us as an enemy, as they have before. When they tried to sink the USS Liberty, an American naval vessel, a surveillance vessel, they treated us as an enemy. We don't have to treat them as an enemy, however, and we shouldn't. स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो असमंजस बना हुआ है कि भाई लेबनान सीज फायर का हिस्सा था या नहीं, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, सीएनएन में चर्चा हो रही है और सीएनएन की इस चर्चा में एक्सियस न्यूज एजेंसी की रिपोर्टर हैं और यहां पर उनके रिपोर्टर बर्राक राविड बता रहे हैं
कि नेतन्याहू ने पर्सनली ट्रंप को कॉल किया और कहा कि लेबनान को सीज फायर से हटाया जाए। यानी कि बराक राबिट बता रहे हैं कि नेतन्याहू फोन करते हैं ट्रंप को कि लेबनान को हटाओ, जबकि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान में उसका जिक्र था। कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है दोस्तों। और खेल यहां पर सिर्फ इस्राइल और अमेरिका नहीं खेल रहे हैं, यूएई। खबर यह आई है दोस्तों कि 2 तेल ठिकानों पर यूएई ने युद्ध विराम की घोषणा के बाद, गौर फरमाइएगा, युद्ध विराम हो गया है, सीज फायर हो गया है। सीज फायर के बाद यूएई के मिराज जेट्स ईरान के 2 तेल ठिकानों पर हमला करते हैं। और वो कौन से 2 तेल ठिकाने हैं? वो 2 तेल ठिकाने हैं सिरी और लवान ऑयल फैसिलिटीज। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बारे में इरानियन स्टेट टेलीविजन क्या कह रहा है, यानी कि यूएई की खतरनाक साजिश। ईरानी स्टेट टेलीविजन का कहना है कि 90% से ज्यादा संभावना है कि सीज फायर के कुछ घंटों बाद सिरी और लावन तेल फैसिलिटी पर जो हमले हुए वो यूएई ने अपने मिराज जेट से किए और इसके जवाब में ईरान ने फुजैरा पर हमला किया। इसी बीच ईरान के एक्सपर्ट्स के बीच यह चर्चा बढ़ रही है कि यूएई शायद इसराइल के साथ मिलकर चाहता है कि सीज फायर टूट जाए और अमेरिका इस युद्ध में उलझा रहे। आपके जहन में सवाल होगा कि यह घटना कब हुई, युद्ध विराम कब हुआ? इससे यह तय हो जाता है कि यूएई और इसराइल मिलकर कुछ कर रहे थे। गौर फरमाएं, ये घटनाएं 7 और 8 अप्रैल 2026 के बीच हुई। खासतौर से 8 अप्रैल सुबह 10 बजे ईरान के टाइम के हिसाब से लावन ऑयल फैसिलिटी पर हमला होता है। इसके करीब 1 घंटे बाद ईरान ने यूएई के फुजैरा और कुवैत पर मिसाइल ड्रोन हमले किए। मतलब सीज फायर लागू होने के बाद 24 घंटे के अंदर हालात बिगड़ गए। अब तक जो खबरें या जो दावे ईरानी स्टेट टेलीविजन कर रहा है उसमें क्या क्या कंफर्म्ड है, किन किन चीजों की पुष्टि हो गई है, अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। नंबर 1, लावन और संभवतः सीरी तेल सुविधाओं पर हमला हुआ। नंबर 2, ईरान ने इसे दुश्मन का हमला और सीज फायर उल्लंघन बताया। नंबर 3, इसके तुरंत बाद ईरान ने फुजैरा और कुछ कुवैती टारगेट्स पर हमला किया और उसके बाद ईरान ने सीधा जवाब इसे कहा है। मगर कई चीजें जिसका दावा ईरानियन स्टेट टेलीविजन कर रहा है उसका कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह नहीं कि वो झूठ है, कॉन्फर्मेशन नहीं हुआ है। और वो कौन कौन सी चीजें हैं आपकी स्क्रीन पर। नंबर 1, यह साबित नहीं हुआ कि हमला यूएई ने किया है। नंबर 2, मिराज जेट्स वाली बात भी आधिकारिक तौर पर कंफर्म नहीं हुई। यूएई ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। इसराइल के कोऑर्डिनेशन का भी कोई ठोस सबूत नहीं है। मगर ईरान यह दावा कर रहा है, ईरानियन स्टेट टेलीविजन यह दावा कर रहा है और ईरान खुलकर यह इसलिए नहीं कह रहा। हालांकि ईरान के संसद के स्पीकर गालिबाफ के बयान में जिक्र है इन तेल फैसिलिटीज पर हमला को लेकर, मगर वो यूएई पर सीधा प्रहार नहीं कर रहे हैं। और हमें समझना पड़ेगा इस पूरे घटनाक्रम में लगातार सऊदी अरब और यूएई की भूमिका पर सवाल किए जाते रहे। याद कीजिएगा, सुप्रीम लीडर खामेनी की जिस दिन मौत हुई थी उसके पहले लगातार मोहम्मद बिन सलमान ट्रंप से फोन पर बात कर रहे थे। बताया यह जा रहा है अलग अलग सोर्सेस के हवाले से कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते थे कि वो यानी ट्रंप ईरान पर हमला करें। यानी कि ये तमाम देश ईरान के वजूद को खत्म कर देना चाहते हैं। यह सवाल उठना लाजमी है। और दूसरी तरफ इसराइल और अमेरिका का क्रूर चेहरा भी सामने आ रहा है। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा। मगर क्या वाकई यूएई के मिराज जेट्स ने यह हमला करवाया? आखिर हम मिराज जेट्स पर उंगली क्यों उठा रहे हैं? तो इसको लेकर 3 थ्योरीज सामने हैं और मैं चाहूंगा आप हर थ्योरी पर गौर करें। थ्योरी नंबर 1, रडार और ईरानी दावा। ईरान का कहना है कि उनके रडार में तेज फाइटर जेट्स दक्षिण साउथ वेस्ट दिशा से आते दिखे। यह दिशा यूएई की तरफ से पड़ती है और यह रेंज मिराज 2009 जेट्स के लिए बिल्कुल आसान है। नंबर 2, मिराज जेट्स की कैपेबिलिटी यानी काबिलियत। यूएई के मिराज 2009 ऐसे मिशन के लिए ही बने हैं। ये लो लेवल और दूर से सटीक हमला यानी प्रिसिशन स्ट्राइक कर देते हैं। लवान और सिरी दोनों जगह इनके ऑपरेशन रेंज में आराम से आते हैं। पहले भी यूएई ने ऐसे जेट्स छुपकर स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किए हैं, जैसा कि लिबिया में 2019 में। और यह सबसे अहम बात है, उस दिन
किस तरह की एक्टिविटी हो रही थी, किस तरह की मिराज की गतिविधियां थी। गौर फरमाएं, यूएई ने खुद माना कि उनके मिराज जेट्स उस समय उड़ाए गए थे, स्क्रैम्बल थे, लेकिन उनका कहना है कि वो सिर्फ डिफेंस के लिए थे। इसी वजह से शक और बढ़ता है। इसके अलावा सोशल मीडिया और तमाम फैक्ट चेक साइट्स भी इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, खासतौर से ओसेंट यानी OSINT। और वो क्या कहते हैं, आपके स्क्रीन पर कुछ फोटो वीडियो घूम रहे हैं जिनमें मिराज जेट्स हथियार के साथ उड़ते दिख रहे हैं। कुछ अकाउंट्स कह रहे हैं कि ईरान ने यूएई के जेट्स डिटेक्ट किए हैं, लेकिन यह सब अभी वेरीफाइड नहीं है। मगर जो चीज वेरीफाइड है वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो है इस्राएल की क्रूरता। नेतन्याहू सामने आए हैं और इस बयान में वो हिब्रू में कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर न सिर्फ बसिज के कमांडर्स पर हमला किया, बल्कि जानबूझकर उनकी औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को भी मारा, जानबूझकर। यह व्यक्ति खुलकर सामने आके कह रहा है। सुनिए नेतन्याहू क्या कहते हैं। The regime, we have killed thousands of their operatives and we've managed to prove that we can hunt them down wherever they are. They have nowhere to hide. We've also मैंने कहा ना दोस्तों, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। खो चुके हैं पूरी तरह से इंसानियत। मगर हां, अपने मुगालते में, क्योंकि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलाइन लीविट कहती हैं कि हमने ईरान को घुटनों पर ला दिया। आप और हम सब जानते हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बर्बाद करने की धमकी दी थी। बावजूद उसके आपने 12 घंटे से भी कम में अपने तेवर बदल दिए। सुनिए कैरोलाइन लीविट क्या कह रही हैं कि ईरान घुटने पर आ गया था, इसलिए वो बातचीत के लिए तैयार हो गया। सुना जाए। I think it was a very, very strong threat from the President of the United States that led the Iranian regime to cave to their knees and ask for a ceasefire and agree to reopening the Strait of Hormuz. So it was a very strong threat that led to results. And as the Secretary of War stated at the Pentagon this morning, it was not an empty threat by any means. The Pentagon had a target list that they were ready to hit go on at 8 p.m. last night if the Iranian regime had not agreed to open the strait, which they did, and I think that's something we should all be grateful for. The United States is a moral leader in the world, given that he I was asked this exact same question by your colleague Andrew in the back, and I think again the insinuation by anyone in this room that Iran somehow has the moral high ground over the United States of America is insulting, considering the atrocities that they have committed against our people and our military over the past 5 decades. इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, मामला बहुत पेचीदा है और ये जो तमाम जानकारी मैं आपके सामने ला रहा हूं फैक्ट्स के आधार पर, वो फैक्ट्स जिसे आप कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते। और अगर कुछ क्वेश्चनेबल फैक्ट्स हैं, यानी कि कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर सवाल किए जा रहे हैं, तो वो मैं आपके सामने इस राइडर के साथ, इस जानकारी के साथ पेश करता हूं कि हम उसे पूरी तरह से कंफर्म नहीं कर सकते, मगर पब्लिक इंटरेस्ट में आप तक उसे पहुंचाना बहुत जरूरी हो जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।